वालेकुम स्टूडेंट, हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन का चैप्टर कर रहे हैं इस वक्त, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। मैंने आपसे डिस्कस की थी पहले सारी चीज़ें कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या होती है, केस कंट्रोल क्या होती है, कोहॉर्ट क्या होती है। और लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम जो अपनी नेक्स्ट डिस्कशन है वो करेंगे एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन केस कंट्रोल एंड रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। केस कंट्रोल और के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर किसी को इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप प्रीवियस लेक्चर को एक दफ़ा सुन लें, वो काफ़ी डिटेल है विद एनिमेटेड वीडियोस। तो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट स्टडी। थोड़ी सी चीज़ें मैं आपके सामने थोड़ा सा दोबारा से रिकॉल करूँगी। कोहॉर्ट स्टडी क्या होती है, इसके अंदर हम सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। क्लियर? या तो आगे जाके हम ऑब्ज़र्व करेंगे या पास्ट में जाके ऑब्ज़र्व करेंगे। मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 30% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि स्मोकिंग करती है। ठीक है, अब मैं आगे जाके देखना चाहती हूँ कितने ऐसे लोग हैं कि जो स्मोकिंग करते हैं और उन्हें कैंसर हो गया आगे आने वाले 10 सालों में, 5 सालों में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आज जून के मंथ में अपनी स्टडी स्टार्ट करना चाह रही हूँ और मैं देखने जा रही हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग नहीं करते। आगे आने वाले 10 सालों में मैं उन्हीं लोगों को देखूंगी। ठीक है, कि कितने ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग नहीं करते थे उन्हें कैंसर हुआ और कितने ऐसे लोग थे जो स्मोकिंग नहीं करते थे लेकिन फिर भी कैंसर हो गया। तो मैंने 2 काम करने होंगे, मैंने 2 ग्रुप्स बनाना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये स्टडी मैं करने जा रही हूँ टाइम्स इंस्टीट्यूट के बॉयज़ पे। ठीक है, अब्रॉड में तो गर्ल्स के ऊपर भी स्टडी हो रही होती है ना। या मैं आपको सिंपल सी बोल देती हूँ, टाइम इंस्टीट्यूट को मैं ऑब्ज़र्व करना चाहती हूँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को। ठीक है, आगे आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में मैंने ना पॉपुलेशन सेलेक्ट कर लिए। मैंने टाइम्स के बच्चे उठाने और रिम्स के बच्चे उठाने। ठीक है, अब हो सकता है टाइम्स वाले जो है स्मोकिंग ना करते और रिम्स वाले स्मोकिंग करते हो, तो मेरे पास 2 ग्रुप्स हो गए। क्लियर? अब मैं इनको 10 साल बाद या 15 साल बाद, 20 साल बाद मैंने टाइम से उठाए हैं तकरीबन 50 स्टूडेंट्स और इसी तरह से रिम से भी उठा लिए 50 स्टूडेंट। लेकिन मुझे पता है कौन से ऐसे हैं 50 ग्रुप कौन सा है जो कि स्मोकिंग करते हैं और 50 ग्रुप कौन सा है जो स्मोकिंग नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ग्रुप हो गया टाइम्स का जो कि स्मोकिंग नहीं करता और एक ग्रुप हो गया रिम्स का जो कि स्मोकिंग करता है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट। अब आगे आने वाले टाइम्स में मैंने देखा 10 साल 15 साल बाद कि ये जो 50-50 की मैंने पॉपुलेशन ली, टोटल 100 बच्चे। ठीक है, 50 वो बच्चे जो स्मोकिंग नहीं करते, 50 वो बच्चे जो स्मोकिंग करते हैं। आगे आने वाले 15 साल बाद कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्मोकिंग करते थे। अल्लाह ना करे, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड, कि दे डेवलप सम पैथोलॉजी रिलेटेड टू लंग्स। और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि स्मोकिंग नहीं करते थे फिर भी दे डेवलप सम पैथोलॉजी। क्लियर हो गई? तो एक्सपोज ग्रुप आपका कौन सा आया, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक्सपोज आपका क्या हुआ, ग्रुप को एक्सपोजर आपको क्या मिला, स्मोकिंग। एक ग्रुप को एक्सपोजर क्या मिला, नॉन स्मोकर्स का हो गया। ठीक है, 2 ग्रुप्स हमारे पास हो गए। टाइम गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया, जो स्मोकिंग करते थे देखा कितने लोगों को डिजीज़ हुआ, जो स्मोकिंग नहीं करते थे देखा गया कितने लोगों को डिजीज़ नहीं हुआ। दूसरा ग्रुप को भी मैंने फॉलो किया या हम में से किसी ने फॉलो किया और देखा जो स्मोकिंग नहीं करते थे कितने साल बाद डिजीज़ हुई, कितने साल बाद डिजीज़ नहीं हुई। ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ये स्टडी प्लान करने जा रहे हो तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स और आपके पेशेंट की लाजमी होनी चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर तो ये प्रॉब्लम होती है, आपको अगले दिन ही नहीं पता कि जिस कम्युनिटी को या जिस पॉपुलेशन को आप स्टडी में इनरोल्ड कर रहे हो वो आपको मिले या ना मिले। लेकिन अब्रॉड के अंदर ये होता है कि अगर कोई स्टडी 30 साल 40 साल चलनी है तो वो जो रिसर्चर है वो उससे इन कांटेक्ट रहता है, तो ये थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लॉस्ट ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, यहाँ पे बंदे हमें मिलते नहीं हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट करना। प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट का मतलब होता है आगे आने वाले वक्तों में ऑब्जर्व करना, तो ये एक चीज़ होती है। अब मैं अगर आपसे बात करती हूँ रिट्रोस्पेक्टिव, क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। रिट्रोस्पेक्टिव में ये होगा कि हमारे पास कैंसर्स के पेशेंट आ जाएंगे तो वो क्या कहलाए, डिफाइंड पॉपुलेशन कहलाए। ठीक है,
और उनको हमने 2 ग्रुप में कर लिया। कैंसर्स के वो पेशेंट, आधे हमने देखे वो लोग जो स्मोकिंग करते थे, आधे वो लोग जो स्मोकिंग नहीं करते थे। अब आपने क्या करना है, पास्ट में जाना है। आपके पास एक कंडीशन डेवलप हो चुकी और वो कंडीशन क्या है, लंग कैंसर। अब आपने पास्ट में जाके देखा कि कितने ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग करते थे जिसकी वजह से उन्हें क्या हुआ, लंग कैंसर हुआ, और कितने ऐसे लोग थे जो स्मोकिंग नहीं करते थे और उनको लंग कैंसर हुआ। कंडीशन सिर्फ आपके पास क्या रहनी, एक ही रहनी। आपके पास पॉपुलेशन क्या होगी, डिफाइन होगी। डिट्रो में क्या क्या आप जो है ना वो बैक जाते रहते हैं। दूसरा चीज़ है ये, आपने जो चीज़ समझनी है, कितने लोग एक्सपोज हुए, दैट्स इट। आपने सिर्फ इतना याद रखना। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। इन्वेस्टिगेटर यूजेस एग्जिस्टिंग डेटा कलेक्टेड इन द पास्ट टू आइडेंटिफाई। मैंने कहा इन्वेस्टिगेटर जो है वो यूज़ करेगा पास्ट के डेटा को, ठीक है, टू आइडेंटिफाई। किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, द पॉपुलेशन एंड द एक्सपोजर स्टेटस। पॉपुलेशन कौन सी आपकी, जिनको कोई पैथोलॉजी या डिजीज़ डेवलप हो चुकी, और एक्सपोजर क्या है, रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो रीट्रो में हम क्या जाते हैं, एक्सपोजर से रिस्क फैक्टर की तरफ जाते हैं। डिटरमाइंस एंड प्रेजेंट द डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ डिजीज़। इस तरह हमें पता होता है कि एक डिजीज़ है, हमने पास में जाके देखना है। इन्वेस्टिगेटेड स्पेंड अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम टू असेंबल। तो रीट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट करना आप कंपैरेटिवली प्रोस्पेक्टिव के ज़्यादा आसान है। प्रोस्पेक्टिव में आपको आगे जाना पड़ता है, 20 साल 30 साल बाद देखना है, तो इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसीजर, तो बहुत टाइम लगता है। और प्रोस्पेक्टिव में और रीट्रो में आपको क्या होता है, आपके पास सब कुछ है, आपको सब मिल गया, आउटकम आ गया, सिर्फ आपने एक्सपोजर्स को चेक करना है, तो वो बहुत शॉर्ट टाइम में आप चेक कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। आई होप कि आपको क्लियर हो जाए। अब हम आते हैं केस कंट्रोल स्टडीज़ में। आपके नाम आप इसको गौर से देखें, केसेस एंड कंट्रोल। केसेस क्या होते हैं, वो लोग जिनको डिजीज़ है, और कंट्रोल क्या होते हैं, वो लोग जिनको डिजीज़ नहीं है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। तो अब आप इधर क्या देखोगे, केस कंट्रोल के अंदर ये वो स्टडी है। थोड़ा सा मैं आपको इसकी थ्योरी बता दूँ, देन हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दूसरी चीज़ें आपको इसका दूसरा नाम भी याद रखना पड़ेगा। दिस स्टडी इज ऑल्सो नोन एज रीट्रोस्पेक्टिव। रीट्रो कहते हैं पास्ट स्टडी को। अब मैं थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन आपको बताऊँ। द स्टडी दैट कंपेयर्स patient who have a disease or outcome of interest cases with patient who do not have a disease outcome controls. इधर आप दो तरह की पॉपुलेशन लेंगे आज की तारीख में। फॉर एग्जाम्पल टुडे इज़ जून 2020। मैंने 2 पॉपुलेशंस को सिलेक्ट कर लिया। आधी वो पॉपुलेशन जिसको कोई ना कोई डिज़ीज़ है, और आधी वो पॉपुलेशन जिसको कोई ना कोई डिज़ीज़ नहीं है, ठीक है। और मैंने कौन सी डिजीज़ सेलेक्ट कर ली, फॉर एग्जांपल एक लंग कैंसर ले लिया। एक ग्रुप मैंने लंग कैंसर का ले लिया और एक ग्रुप मैंने वो ले लिया जिनको लंग कैंसर नहीं है। क्लियर। अब पास्ट में जाके हमने स्टडी करनी है, उनके रिकॉर्ड्स को देखना है, ठीक है। अब उनके रिकॉर्ड्स में जाके मैं कैसे देखूंगी, अगर मैं आपसे डिजीज़ की बात करूँ, लंग कैंसर डेवलप हुआ हुआ है। अब मुझे मिल गए आज की तारीख में एक ग्रुप लंग कैंसर का और एक ग्रुप है जिसे कोई डिज़ीज़ नहीं है, नो डिज़ीज़। मैं पीछे गई, पिछले 10 साल 20 साल पुराना मैंने रिकॉर्ड देखा। मैंने देखा कितने ऐसे लोग थे प्रीवियसली पास्ट में जो कि स्मोकिंग करते थे। एक्सपोज क्या होता है, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या है, स्मोकिंग, जिसकी वजह से उन्हें क्या डेवलप हुआ, आज जून 2020 में लंग कैंसर। कितने ऐसे लोग थे जो कि स्मोकिंग नहीं करते थे पास्ट ईयर्स में, लेकिन फिर भी उनको क्या डेवलप हुआ, लंग कैंसर। क्लियर। तो मैंने क्या किया, व्यू किया रिकॉर्ड। तो ये जो आप केस कंट्रोल स्टडी कर रहे होते हैं या रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी को हार्ड कर रहे होते हैं, ये ज़्यादातर हॉस्पिटल बेस, ये जो डेटा आपका होता है हॉस्पिटल के अंदर, आप उसको देख रहे होते हैं। अक्सर पेशेंट ऐसे होते हैं जो 10-10 20-20 साल, अब्रॉड के अंदर तो आपको 30-40 साल पुराना मेडिकल डेटा मिल जाएगा। आपने देखा होगा वहाँ पे GPS सिस्टम होता है, आपका हर विजिट हर चीज़ रिकॉर्ड की जाती है, वहाँ पे MR नंबर होता है। उसके बाद क्या होता है, अगर कोई अपनी स्टडी सेलेक्ट करना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे NHS होता है, नेशनल हेल्थ सर्विस, वहाँ पे जाके वो रिक्वेस्ट करता है मैंने अपनी स्टडी करनी है फॉर एग्जांपल लंग कैंसर के बारे में, और आई वांट टू सी योर रिकॉर्ड। एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक इदारा होता है और उस इदारे के पास सारे के सारे हिस्ट्री या डेटाबेस होता है। वहाँ पे वो सिर्फ लंग कैंसर डालेगा, जितने यूरोप के अंदर या जितने इंग्लैंड के अंदर लंग कैंसर जहाँ 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 रिपोर्ट में 2000 3000 4000 5000, तो उनके पास पूरा प्रॉपर आ जाएगा कि पिछले 20 सालों में इतने लंग कैंसर्स के पेशेंट जो है ना वो इतने लंग कैंसर्स के पेशेंट्स आए हैं
और वो क्या क्या करते थे, उनकी क्या क्या हैबिट्स थी, क्या रूटीन थी, क्या खाते थे, क्या वो स्मोकर्स थे, क्या उनको कोई डिजीज़ हुआ, क्या कोई इन्फेक्शन, तो सारी हिस्ट्री आपके पास आ जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ वो हिस्ट्री मंगा ली और शॉर्ट टाइम के अंदर पास में जाके देखा और कोई चीज़ प्रूव कर दी कि भाई जो लोग ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे आगे आने वाले सालों में उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिंपल। और ये हो गया नॉन डिजीज़। वो पॉपुलेशन थी जिसको कोई डिज़ीज़ नहीं था, तो उनके पास में जाके देखा कि भाई इनको कोई डिज़ीज़ नहीं है, तो रीज़न क्या है, क्या इनको कोई ऐसा रिस्क फैक्टर मिला, ठीक है, या इनको कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं मिला, क्या ये एक्सपोज हुए, क्या ये एक्सपोज नहीं हुए। फॉर एग्जांपल लंग कैंसर नहीं है इस पॉपुलेशन को, आधे हिस्से को, तो क्या ये स्मोकिंग करते थे, ठीक है, क्या ये स्मोकिंग नहीं करते थे। तो बात क्या हुई कि पास्ट के अंदर ये स्मोकिंग नहीं करते थे या करते थे लेकिन फिर भी इनको कोई डिज़ीज़ डेवलप नहीं हुई। आधी पॉपुलेशन आपने वो देखी जो कि एक्सपोज हुई, क्या उनके अंदर डिज़ीज़ हुआ, जो एक्सपोज नहीं हुई क्या उनके अंदर डिज़ीज़ नहीं हुआ। तो सिर्फ आपने डिज़ीज़ एक्सपोजर देखना होता है, माइंडेड। आपने एक्सपोजर आपका क्या हुआ, जिस चीज़ से आप एक्सपोज हो रहे हो, और डिजीज़ जो चीज़ डेवलप हुई है। थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी बताती चलूँ दोबारा से। आई स्टडी डेट कंपेयर्स पेशेंट हु हैव अ डिजीज़ और आउटकम ऑफ इंटरेस्ट केसेस विद पेशेंट हु डू नॉट हैव द डिजीज़। कंट्रोल, एक डिजीज़ है और एक कंट्रोल है। एंड लुक बैक, आपने पीछे की तरफ देखा रेट्रोस्पेक्टिवली, और फिर आपने कंपेयर किया हाउ फ्रिक्वेंटली द एक्सपोजर टू अ रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट इन ईच ग्रुप टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क फैक्टर एंड द डिजीज़। कहते हैं कि कितना फ्रिक्वेंटली एक्सपोज हुआ उस रिस्क फैक्टर से, कितने परसेंट पेशेंट जो है आपका एक्सपोज हुआ जिसकी वजह से उसको रिस्क फैक्टर डेवलप हो और आगे जाके उसने डिजीज़ डेवलप किया। तो ये सिर्फ रिलेशनशिप देखते हैं। आई नो आप लोगों के लेवल पे ये चीज़ बहुत एडवांस है और आपने इतना याद भी नहीं करना, ना आपको इतनी ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ बियॉन्ड योर लेवल। आप लोगों के लेवल तक, अंडर ग्रेजुएट लेवल तक जो स्टूडेंट्स हैं वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं। ये सारी की सारी स्टडीज़ जो एपिडेमोलॉजिस्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि केस कंट्रोल हो गई या कोहॉर्ट हो गई, तो यू शुड नो द बेसिक नॉलेज। आपने सिर्फ इसका ओवरव्यू लेना। तो अगर फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ समझना है तो प्लीज़ परेशान होने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। अगर आप ये सिर्फ चार्ट भी बना देंगे, थोड़ा बहुत लिख देंगे, दिस इज़ मोर देन इनफ। बट यू हैव टू मोर फोकस ऑन डिस्क्रिप्टिव स्टडी रादर देन दीज ऑल अदर स्टडीज़, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल होती है और एपिडेमोलॉजिस्ट जो है वो डेटा लेते हैं फिर करते हैं, उनकी अप्रोच होती है। तो सिर्फ आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू, मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। दीज स्टडीज़ आर डिज़ाइन टू एस्टिमेटेड ऑड्स वगैरह, ये क्या होता है आपने इतना याद नहीं रखना है। क्लियर हो गई है ये सारी चीज़। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ से रिलेटेड। मैं कुछ चीज़ें आपके लिए ढूंढूंगी जिसको आप कहते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, क्योंकि पहले आपकी ये चीज़ें थी तो मैंने आपको पहले ये चीज़ें क्लियर की है। RCT के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड द गोल्ड स्टैंडर्ड क्लिनिकल ट्रायल। इसमें आप एफिकेसी और इफेक्टिवनेस देख रहे होते हैं। एक पॉपुलेशन को आप इंटरवेंशन दे रहे होते हैं और उसके बाद आप सारी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं। इधर आपका एक कंट्रोल ग्रुप होता है जिसे आप कुछ नहीं दे रहे होते, एक आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जिसको आप सब कुछ दे रहे होते हैं, और फिर आप चेक कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे इसी स्मोकिंग की बात करती हूँ कि स्मोकिंग की बात भी नहीं है, किसी डिज़ीज़ की बात, डायबिटीज़ की। बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल है, मैं आपसे डायबिटीज़ की बात करती हूँ। एक ग्रुप में डायबिटीज़ आपके पास क्या आई, जनरल कंडीशन आ गई। अब मैं अपनी कोई भी एक थेरेपी चेक करना चाह रही हूँ, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करना चाह रही हूँ। मैं आपको तीनों फील्ड से रिलेटेड बताऊँगी कि किस किस तरीके से आप किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक जनरल एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड कीजिए। आपके पास 50 पॉपुलेशन ऐसी है जिसको डायबिटीज़ है, 50 लोग ऐसे हैं जिसको 100 की पॉपुलेशन है जिन्हें डायबिटीज़ है, 50 ऐसे हैं जो कि ओरल मेडिसिन पे हैं। ओरल मेडिसिन आपकी क्या गई, मेटफॉर्मिन, या आप एग्जाम्पल ले लें कि वो लोग इंसुलिन है ले रहे हैं। 50 ऐसे लोग हैं वो लोग कुछ दवाई नहीं ले रहे, कुछ ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग, अब आपने क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर, और फिर आपने रिजल्ट देखना है कि वो लोग जो दवाई ले रहे थे कितने % लोग ठीक हो गए, कितनी जल्दी ठीक हुए, और वो लोग जो दवाई नहीं ले रहे थे क्या वो ठीक हुए या नहीं ठीक हुए। अब मैं अगर आपसे बात करूं रिलेटेड टू दी फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी से रिलेटेड,
एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हुआ या फ्रोजन शोल्डर किसी पेशेंट को, आपने एक ग्रुप को मेटलिन दी, टेक्निक्स दी, ठीक है, दूसरे ग्रुप को आपने मुलिगन दे दी। अब आपको 3 ग्रुप्स के बारे में बता दें, और तीसरे ग्रुप को आपने कुछ नहीं दिया, आपने सिर्फ ये कहा आप अपनी डाइट ठीक रखें, आप अपना खाना पीना ठीक रखें, ठीक है, और इसके अलावा आप पोजीशनिंग वगैरह आपने बता दी, लेकिन आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। आपने अपनी स्टडीज़ का जो है ड्यूरेशन रखा, जितने सेशंस भी आपको लगता है रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एडहेसिव कैप्सुलाइटिस एटलीस्ट पेशेंट नीड 10 सेशंस, आपने 10 मेटलिन के सेशंस दे दिए, 10 आपने उसको मुलिगन के, मतलब 2 थेरेपीज़ दे दी। एक ग्रुप को मेटलिन दिया, मोबिलाइजेशन दी, दूसरे को मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट विथ मोबिलाइजेशन मुलिगन आपने दे दिया, और तीसरे को आपने कुछ नहीं दी, ठीक है। आपने 10 सेशन मेटलिन को दिए, 10 उसे दिए, और 10 सेशन बाद आपने क्या देखा कि मेटलिन को जिसे आपने वाली मोबिलाइजेशन दी थी उन लोगों का जो पेन है ज़्यादा कम हो गया, रेंजेस बेहतर हो गई, या वो ग्रुप जिसे आपने मुलिगन की मोबिलाइजेशन दी थी, मूवमेंट विद मोबिलाइजेशन, वो जल्दी ठीक हुआ है, या वो ग्रुप जिसे आपने कुछ नहीं दिया था वो जल्दी ठीक हुआ है। तो तीनों ग्रुपों को आपने क्या किया, स्टैटिस्टिकली फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया और बताया कि भाई ये एक्सपेरिमेंटल हमने किया है और ये हमारे पास रिजल्ट आया। तो अब आपने अपनी स्टडी को प्रूव कर दिया कि भाई मेटलिन ट्रीटमेंट इज़ मोर इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडहेसिव कैप्सुलाइटिस पेशेंट, ठीक है, कंपैरेटिवली मुलिगन मेथड, या मुलिगन मेथड जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है इन द ट्रीटमेंट या सिम्टोमेटिक रिलीफ किस पेशेंट के अंदर, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के अंदर। या फिर आपने तीसरी थ्योरी ये, अगर कंट्रोल का ग्रुप ठीक हो जाए ऑटोमेटिक, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, लाइफस्टाइल को आप मॉडिफाई कर दें और पेशेंट इतने हफ्ता भर ठीक हो जाएगा। तो दिस इज़ अबाउट रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। और इसके अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, एफिकेसी देख रहे होते हैं किसी भी चीज़ की, या ड्रग इंटरेक्शंस वगैरह आप लोग देख रहे होते हो किसी भी चीज़ का। दिस इज़ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। अगेन वही बात है, मैं बार बार इसलिए इन चीज़ों को फोकस कर रही हूँ बिकॉज आई वांट कि आप लोगों की क्लास रिसर्च की बेसिक्स से थोड़ी बहुत अवेयर हो जाए और स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत पता लग सके कि रिसर्च की बेसिक्स क्या हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया, अगर आप क्लिनिकल की बात करेंगे, देखिए ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है जो कि प्रेजेंट से पास्ट का बताती है। आज आपने एक ट्रीटमेंट दिया, पास्ट में जाके बताएगी क्या उससे फ़र्क हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। ये अगेन मैं चार्ट आपको दिखाना चाह रही हूँ। क्रॉस सेक्शन आज की बात करती है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट क्या करती है, आज से लेके फ्यूचर की बात करते हैं। रिट्रोस्पेक्टिव कहाँ की बात करती है, प्रेजेंट टू पास्ट में जाते हो। केस कंट्रोल में भी आप प्रेजेंट टू पास्ट में जाते हो, और रैंडमाइज में आप प्रेजेंट टू फ्यूचर में जाते हो। अगर आप बात करें तो सबसे टॉप पे इन सारी स्टडीज़ के अंदर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होती है। कोई भी चीज़, कोई भी ट्रीटमेंट आप इजीली प्रूव कर सकते हो, तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की इसलिए बहुत ज़्यादा वर्थ होती है। उससे एडवांस अपनी मेटा एनालिसिस या सिस्टमेटिक एनालिसिस चली जाती है, वो आपके मतलब की चीज़ नहीं है। वो इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट ईयर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के अंदर काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। लेवल 1 होता है RCTs का, हाईएस्ट लेवल ऑफ एविडेंस। क्यों? क्योंकि आप बात कर रहे हैं कोई भी चीज़ आपने जो प्रूफ कर दी है, तो इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ होती है। और कोई ऐसी चीज़ है, मैं बेसिकली इसको चेक कर रही हूँ कोई चीज़ आपकी मिस ना हो जाए। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में हम क्या करते हैं, रैंडमली पेशेंट को जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, एक कंट्रोल ग्रुप के अंदर और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर। इसमें हम क्या देख रहे होते हैं, डिड द प्रोग्राम की जगह हम इंटरवेंशन यूज़ करते हैं, डिड द इंटरवेंशन कॉज एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन पार्टिसिपेंट्स आउटकम कंपेयर टू कंट्रोल ग्रुप आउटकम्स। मीन्स जो आपने इंटरवेंशन दी है, क्या वो ग्रुप ज़्यादा जल्दी ठीक हुआ है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको मिला है कंपेरेटिवली कंट्रोल ग्रुप के अंदर। ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। थैंक यू।